नमस्कार, शिक्षा विद शिवांश में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के विषय कंप्यूटर शिक्षण की महामैराथन क्लास। जी हाँ, उसमें हम करेंगे आज लघु उत्तरीय प्रश्न, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और मिक्स प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास। और आप लोग भी बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, सारे क्वेश्चंस हमारे साथ याद करते हुए चलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जो बनाए रखे आपके चेहरे की मुस्कान, पेनेशिया डेंटल क्लिनिक है एकमात्र स्थान। पेनेशिया डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर अंशल, डेंटल एंड ओरल डिजीज स्पेशलिस्ट। उपलब्ध दंत रोग सुविधाएं हैं यहाँ पर। जबड़े का फ्रैक्चर, दांत दर्द, टेढ़े मेढ़े दांत का इलाज, चोट लगे या काले दांत, डेंटल इम्प्लांट, मसूड़े में सूजन, पायरिया, नसों का इलाज, मुंह कम खुलना, दांत निकालना एवं लगवाना, दांतों की सफाई। यहाँ आपको मिलेगी आधुनिक सुविधाएं और घर जैसी देखभाल। कॉन्टैक्ट नंबर। पहला प्रश्न, विकिपीडिया की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। तो विकिपीडिया का लक्ष्य है दुनिया के सभी ज्ञान का एक व्यापक संग्रह। विकिपीडिया का उद्देश्य व्यापक रूप से सुलभ और मुफ्त विश्वकोश के रूप में कार्य करके पाठकों को लाभान्वित करना है। एक व्यापक लिखित सार संग्रह जिसमें ज्ञान की सभी शाखाओं की जानकारी शामिल है। हम सब इंटरनेट पर जो भी सर्च करते हैं टॉपिक्स, वह सब हमें विकिपीडिया पर मिलते हैं। आप लोगों ने सर्च किया होगा नेट पर जाकर के, आप साइट विकिपीडिया देख सकते हैं। उस पर जब आप क्लिक करते हैं तो जो विषय आप सर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, उसके बारे में आपको जानकारी दिख जाती है। विकिपीडिया का लक्ष्य या विकिपीडिया लेख का लक्ष्य मौजूदा मुख्य धारा के ज्ञान का निष्पक्ष और सटीक तरीके से एक सीधी आधारित शैली के साथ तथ्य रूप से लिखित सारांश प्रस्तुत करना है। लेखों में निबंध जैसे तर्कपूर्ण, प्रचारात्मक या विचारात्मक लेखन के बजाय औपचारिक लहजे के साथ एक विश्वकोश शैली होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 2, साइबर क्राइम क्या होता है? तो उत्तर है साइबर स्पेस से किया गया कोई भी अपराध जिसमें कंप्यूटर या संचार नेटवर्क या दोनों का प्रयोग किया गया हो, साइबर क्राइम कहलाता है। जैसे हैकिंग, पैसों की चोरी, अवैध ईमेल भेजना, कंप्यूटर वायरस डालना आदि। हमें किसी भी ऐसी साइट पर नहीं क्लिक करना चाहिए या कोई भी लिंक जिस पर हमें भरोसा ना हो। अगर हमने किया तो हम भी इसका शिकार हो सकते हैं। किसी भी अपराध में हम भी शामिल हो सकते हैं या हमारे साथ कोई अपराध हो सकता है अनजाने में ही। प्रश्न नंबर 3, कार्यालय प्रणाली या कार्यालय कार्य प्रणाली में संचार प्रौद्योगिकी के गुणों का वर्णन कीजिए। तो आइए देखते हैं कि गुण किस प्रकार होते हैं, कौन से गुण होते हैं। तो पहला पॉइंट है कार्यालय के कामकाज के सभी पहलुओं में मुख्य रूप से योगदान देना। दूसरा पॉइंट है सूचना के आवागमन में गतिशीलता प्रदान करना। तीसरा है कार्यालय की गतिविधियों को पूर्ण करने के लिए एक कुशल और प्रभावी रूपरेखा देना। चौथा है कार्यालय के अन्य विभागों तथा उनके सदस्यों से सामंजस्य स्थापित करना। और पांचवा है सूचनाओं के संचारण की सुरक्षात्मक तथा मितव्ययी व्यवस्था प्राप्त करना। प्रश्न नंबर 4, दूरदर्शन के किन्हीं 5 शैक्षिक उपयोगों को लिखें। तो इसका उत्तर है दूरदर्शन के। आइए देखते हैं कौन से 4 शैक्षिक उपयोग हैं।
पहला है साक्षरता कार्यक्रमों के लिए हम उपयोग कर सकते हैं या करते हैं। दूसरा है छात्रों को प्रेरित करने में इसका उपयोग होता है। तीसरा पॉइंट है वे छात्र जो विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त नहीं कर सकते उन्हें शैक्षिक अवसर प्रदान करने में सहायता करता है। चौथा पॉइंट है अध्यापन शिक्षा में प्रदर्शन या पाठ के लिए में इसका महत्व है। और पांचवा है छात्रों में सृजनात्मक सहयोग के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 5। तो पांचवा प्रश्न हमारा वायरस कंप्यूटर पर क्या प्रभाव डालता है। तो वायरस क्या प्रभाव डालता है, चलिए देखते हैं। पहला प्रभाव उसका ये है कि ये फाइल को नष्ट कर देता है, और या फिर अगर नहीं भी की है तो वह कर सकता है, मिटा सकता है तथा मेमोरी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरा है इसके सक्रिय होने से कंप्यूटर मंद गति से कार्य करता है। तीसरा है पॉइंट हमारा कंप्यूटर बार बार हैंग हो जाता है। और चौथा है कुछ प्रोग्राम सही नहीं चलते हैं। किसी भी अनजाने लिंक पर अगर हम क्लिक करते हैं तो काफ़ी संभावना होती है कि वायरस हमारे कंप्यूटर में आ जाए। प्रश्न नंबर 6, छठा प्रश्न है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ने विद्यार्थियों के जीवन को आसान बनाया है, समझाइए। तो देखते हैं कि कैसे आसान बनाया है। तो आधुनिक युग में सूचना एवं संचार क्रांति के आगमन के साथ ही शिक्षा का स्वरूप भी बदला है। प्रौद्योगिकी विभिन्न क्रियाओं या तकनीकों के माध्यम से जो शिक्षा संबंधी सामग्री छात्रों तक पहुंचाती है उसे शिक्षा में ऑनलाइन प्रवेश कराने वाली विधियों के नाम से जाना जाता है। वर्तमान युग में प्रत्येक छात्र अपनी शैक्षिक समस्याओं या समाधान घर बैठे सीधे संपर्क द्वारा करना चाहता है। इस कार्य को इंटरनेट तथा कंप्यूटर ने आसान बना दिया है। आज छात्र निम्नलिखित साधनों का शिक्षा में प्रयोग कर रहे हैं, जैसे देखते हैं ट्यूटर का शैक्षिक उपयोग कर रहे हैं। दूसरा है वेबसाइट के प्रयोग द्वारा ज्ञान का अर्जन। तीसरा है फेसबुक पेजों की सहायता से ज्ञान का अर्जन। और चौथा, ये भी हम सभी को पता होगा, लिंक्डइन सर्विसेज की सहायता से ज्ञान का अर्जन। प्रश्न नंबर 7, रोजगार पोर्टलों को समझाइए। हम सभी ने रोजगार पाने के लिए विभिन्न साइट्स पर, लिंक्स पर जाकर के ढूंढा होगा। तो रोजगार पोर्टल से क्या होता है ये हम सब भली भांति परिचित है। आइए देखते हैं कि ये क्या होता है, थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण समाज में बेरोजगारों की संख्या अधिक बढ़ गई है। सभी लोगों को आसानी से रोजगार की प्राप्ति होना सुनिश्चित नहीं है। इसीलिए कई कंपनियां अपने यहाँ निकलने वाली विज्ञप्तियों का विवरण वेबसाइट पर डाल देती है। इन्हीं वेबसाइट को रोजगार पोर्टल कहा जाता है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है रोजगार पोर्टल जहां पर विभिन्न कंपनियां अपनी वैकेंसीज जो होती हैं वह उसका विवरण डाल देती हैं। प्रश्न नंबर 8, रियल टाइम कम्युनिकेशन किसे कहते हैं। तो दो या दो से अधिक यूजर के मध्य सीधा संवाद स्थापित कर सूचनाओं का आदान प्रदान रियल टाइम कम्युनिकेशन कहलाता है, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग आदि। मतलब हम सभी अगर एक दूसरे से लाइव जुड़े हैं तो वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है, जिसमें हम एक दूसरे को देख भी पा रहे हैं। और यदि हम एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं, सिर्फ एक दूसरे की आवाज़ सुन पा रहे हैं, तो वह होता है टेली कॉन्फ्रेंसिंग। प्रश्न नंबर 9, किसी वीडियो शेयरिंग वेबसाइट के बारे में संक्षेप में लिखें। तो सबसे फेमस वीडियो शेयरिंग वेबसाइट जो हम सब यूज़ करते हैं वह है यूट्यूब। तो यूट्यूब एक वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है जहां कोई भी व्यक्ति क्लिप डाल सकता है या पहले से डाले गए वीडियो क्लिप को देख सकता है, उसको डाउनलोड भी कर सकता है एवं किसी अन्य को भेज सकता है।
जैसे आप लोग हमारा चैनल YouTube के माध्यम से ही देख पा रहे हैं, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। प्रश्न नंबर 10, ई बुक से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर है, ई बुक से अभिप्राय है डिजिटल रूप में पुस्तक का होना। ई पुस्तकें कागज की अपेक्षा डिजिटल के रूप में संचित होती हैं, डिजिटल रूप में होती हैं। ये इन पुस्तकों को कंप्यूटर हो गया, हमारा मोबाइल या डिजिटल यंत्रों द्वारा पढ़ा जाता है, या टैबलेट्स हो गई, इन्हें इंटरनेट पर भी छापा जाता है और बांटा भी जाता है। ये पुस्तकें कई फाइल फॉर्मेट में होती हैं, जैसे हम पीडीएफ सबसे प्रचलित फॉर्मेट है। पीडीएफ ई पुस्तकों के लिए एडोब रीडर एवं फॉक्सिट रीडर नामक दो प्रसिद्ध रीडर हैं। ये इनमें से एडोब तो पीडीएफ फॉर्मेट की निर्माता कंपनी एडोब वालों का ही है। हम सभी ने एडोब ये रीडर जरूर यूज़ करा होगा किसी भी पीडीएफ फाइल को पढ़ने के लिए या उसको ओपन करने के लिए। तो प्रश्न नंबर 11 है, इंटरनेट कॉलिंग क्या है? तो उत्तर है, वर्तमान समय में इंटरनेट के द्वारा जहां समस्त कार्य हो रहे हैं, वहीं इसके माध्यम से बिना किसी अतिरिक्त खर्च के बातचीत भी की जा सकती है। इंटरनेट एवं कंप्यूटर द्वारा जब एक शहर से दूसरे शहर में या देश विदेशों में व्यक्तियों द्वारा वार्तालाप की जाती है या वार्तालाप किया जाता है, तो इसे इंटरनेट कॉलिंग कहा जाता है। अब प्रश्न नंबर 12, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत चांसेस है कि ये इस बार हमारे पेपर में आएगा, यानी कि डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के पेपर में। एजुसेट के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो एजुसेट के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। तो पहला पॉइंट है, एजुसेट उपग्रह के माध्यम से प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को प्रभावी शिक्षण प्रदान किया जा सकता है, क्योंकि शिक्षण में नई तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट है, एजुसेट के माध्यम से आधुनिक समय में शैक्षिक प्रगति को अभूतपूर्व प्रगति मिली है, क्योंकि इसके माध्यम से सभी कठिन स्थानों पर कंप्यूटर के माध्यम से महत्वपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम को देखा जा सकता है। तीसरा पॉइंट है हमारा, एजुसेट के माध्यम से विभिन्न प्रकार के विदेशी तकनीकी का ज्ञान प्रबंध का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को दिया जाता है। चौथा पॉइंट है हमारा, एजुसेट का उपयोग दूरस्थ शिक्षा में प्रमुखता के साथ किया जा सकता है। इससे घर बैठकर ही विद्यार्थियों को ऑनलाइन के माध्यम से शैक्षिक कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। पांचवा पॉइंट है, एजुसेट के माध्यम से विभिन्न प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रमों को देखने की तकनीकी का ज्ञान संभव होता है, क्योंकि इसके माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने के लिए तकनीकी ज्ञान अति आवश्यक है। छठा पॉइंट है, एजुसेट के द्वारा स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। जो विद्यार्थी चिकित्सा सेवा का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, वह इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, सातवां पॉइंट है, माध्यमिक शिक्षा में इसका उपयोग सरलता से किया जा सकता है तथा छात्रों को कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान कराया जा सकता है। आठवां पॉइंट है, इसके माध्यम से शैक्षिक विशेषज्ञों से संबंधित विशेषज्ञों के विचारों का लाभ प्राप्त कराया जाता है। और नवा पॉइंट है, एजुसेट के माध्यम से छात्रों की अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान किया जाता है, क्योंकि शैक्षिक व्यवहार में बहुत सी समस्याएं एक जैसी होती हैं। प्रश्न नंबर 13, मल्टीमीडिया क्या है? मल्टीमीडिया सिस्टम के लिए आवश्यक हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर का नाम लिखिए। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
तो मल्टीमीडिया हम सभी लोग जानते हैं, हम लोग वीडियोस देखते हैं, ऑडियो सुनते हैं, ये सब ही हमारा मल्टीमीडिया में ही आता है। तो इसको थोड़ा सा हम और विस्तार से समझते हैं। मल्टीमीडिया किसी बात या सूचना को शब्द, ध्वनि, ग्राफिक तथा एनिमेशन के माध्यम से एक साथ संपादित करना ही मल्टीमीडिया कहलाता है। मल्टीमीडिया सिस्टम के लिए आवश्यक जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला है ग्राफिक एक्सीलरेटर कार्ड, जिसको हम ग्राफिक कार्ड बोलते हैं। दूसरा है सीडी रोम ड्राइव, हम जो सीडी लगाते हैं। तीसरा है माइक्रोफोन तथा कैमरा, जो आवाज़ रिकॉर्ड करता है। साउंड कार्ड, और है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। और मल्टीमीडिया के तत्व कौन कौन से होते हैं? तो वह है शब्द, दूसरा है चित्र, तीसरा है चलचित्र और चौथा है एनिमेशन। प्रश्न नंबर 14, यूनिफॉर्म विषयक आंकड़ों हेतु डिजिटलाइजेशन की आवश्यकता को लिखिए। तो देखते हैं हम यूनिफॉर्म विशेषक आंकड़ों हेतु डिजिटलाइजेशन की आवश्यकता क्या है। यूनिफॉर्म संबंधी आंकड़ों से डिजिटलाइजेशन से शैक्षिक सुविधा हेतु बजट बनाने का कार्य आसानी से किया जा सकता है। यूनिफॉर्म वितरण में कुल कितनी धनराशि लगेगी, इसका ज्ञान आसानी से किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है यूनिफॉर्म संबंधी आंकड़ों से विद्यालय प्रशासन तथा अभिभावकों के मन में अपनी शंकाओं का समाधान प्रभावी रूप से किया जा सकता है। तीसरा है जातिगत एवं आरक्षित श्रेणी के छात्रों के साथ वितरण में हेराफेरी नहीं की जा सकती है। चौथा पॉइंट है ऐसी तकनीकी से अभिभावक को इस विषय का ज्ञान हो जाता है कि यूनिफॉर्म पर विद्यालय प्रशासन द्वारा कितना धन दुरुपयोग किया जा रहा है। अब देखते हैं हमारा आज का 15वां क्वेश्चन, इंटरनेट के कार्यों को संक्षिप्त में समझाइए। तो उत्तर है इंटरनेट के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। तो इंटरनेट के कार्य वैसे तो हम सभी को बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि हम सभी इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, उसका उपयोग करते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में करते हैं। आप लोग इंटरनेट के माध्यम से ही हमारा वीडियो यूट्यूब पर देख पा रहे हैं। तो पहला पॉइंट देखते हैं, इसमें क्या लिखा है कि विश्व के नवीनतम समाचार शीघ्र प्रदान करना। दूसरा है संक्षिप्त बिंदु महत्वपूर्ण नोट्स को आदान प्रदान करना। तीसरा है व्यापारिक समझौते करना। चौथा है आवश्यकता अनुसार कंप्यूटर फाइल्स का स्थानांतरण। और पांचवा है समान रुचि वाले लोगों के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करना। इंटरनेट के और भी बहुत सारे कार्य हैं, जैसे हम ऑनलाइन गाने सुन सकते हैं, हम यूट्यूब के ज़रिए गाने देख भी सकते हैं, पढ़ाई की चीज़ें देख सकते हैं, लेक्चर्स हम देखते हैं। हम लोग नौकरी के लिए, हमने जैसे कल की क्लास में पढ़ा था, अप्लाई जो करते हैं वह हम ऑनलाइन अब घर बैठ के ही नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं और नौकरी पा भी सकते हैं। हम पूरी दुनिया इंटरनेट के द्वारा, इंटरनेट के माध्यम से घूम सकते हैं, एक ही जगह पर, एक ही स्थान पर बैठे हुए। प्रश्न नंबर 16, ऑनलाइन चैटिंग से क्या लाभ हैं? तो पहला पॉइंट है हमारा ऑनलाइन चैटिंग से लाभ देखते हैं, और ये लाभ हम सभी को पता होंगे, क्योंकि हम सभी लोग ऑनलाइन चैटिंग हर रोज करते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर। तो देखते हैं क्या लाभ है। पहला है व्यक्ति को टाइपिंग का ज्ञान हो जाता है। दूसरा है कंप्यूटर एवं इंटरनेट का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तीसरा पॉइंट है हमारा व्यक्ति को लिखित विचार प्राप्त होते हैं, जिन्हें
भविष्य की आवश्यकता के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। व्यक्ति दूर दराज शहरों से दूर देशों में बैठे अपने संबंधियों से दृश्य रूप में वार्तालाप कर सकता है। ये हैं हमारे ऑनलाइन चैटिंग के लाभ। प्रश्न नंबर 17, डिजिटल विषय वस्तु के साधन कौन कौन से हैं? तो देखते हैं हम डिजिटल विषय वस्तु के साधन निम्नलिखित हैं हमारे। पहला है ओवरहेड प्रोजेक्ट, दूसरा है स्लाइड, तीसरा है ई बुक्स, चौथा है डीवीडी, पांचवा है सीडी और छठा है ई अनुवर्गों का प्रयोग। ये है हमारे डिजिटल विषय वस्तु के साधन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, पहले भी आ चुका है और ये अब हम दोबारा करेंगे। पहले इसको दूसरी तरीके से पूछा गया था, आप लोग हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं, और ये दूसरी तरीके से पूछा गया है। और इसमें भी 3 ऑप्शन दे रखे हैं कि एग्जाम में ये किसी भी तरीके से आ सकता है। जैसे एजुसेट किस प्रकार का कार्यक्रम है स्पष्ट कीजिए, अथवा एजुसेट का परिचय दीजिए, या फिर एजुसेट क्या है इसका उपयोग बताइए। तो देखते हैं हम कि एजुसेट क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो एजुसेट यानी कि एजुकेशनल सैटेलाइट का संक्षिप्त रूप है। एजुसेट एक शैक्षणिक उपग्रह है। इसे भारतीय अंतरिक्ष संस्थान द्वारा 20 सितंबर 2004 में एक कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थापित किया गया था। इसे शिक्षण सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से छोड़ा गया है। इससे भारत में दूरस्थ शिक्षा प्रणाली को प्रभावशाली ढंग से चलाने में सहायता मिलेगी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शिक्षा का एक वैकल्पिक माध्यम मिलेगा। इसके द्वारा नाम GSAT-3 भी है। इसका दूसरा नाम GSAT-3 भी है। इसका नाम एजुसेट रखने का मुख्य कारण इसके कार्यकर्ताओं के प्रसारण के लिए इसकी स्थापना अंतरिक्ष में की गई थी। एजुसेट के निर्माण की घोषणा पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री मुरली मनोहर जोशी ने अपने कार्यकाल में की थी। इस सैटेलाइट की रूपरेखा तथा कार्यप्रणाली को अंतिम स्वरूप भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने प्रदान किया था। शैक्षिक उपग्रह अपने देश में शैक्षिक सूचना को प्रदान करने का एक ऐसा ही प्रभावी उपागम है जिसके द्वारा उपग्रह सेवाओं का विस्तार करके उसके शैक्षिक अनुप्रयोगों को सुनिश्चित किया जाता है। एजुसेट का उपयोग दूरस्थ शिक्षा को प्रभावी एवं सुगम बनाने हेतु एजुसेट को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था। यह था हमारा एजुसेट का उपयोग। प्रश्न नंबर 19, शिक्षण के उपयोग में आने वाले मुक्त डिजिटल संसाधन कौन कौन से हैं? तो देखते हैं हमारे शिक्षण में उपयोग आने वाले मुक्त डिजिटल संसाधन या स्रोतों के नाम देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है ई बुक्स। हम सभी ई बुक्स जरूर पढ़ते होंगे, चाहे मोबाइल में, चाहे लैपटॉप में, चाहे टैबलेट में या अन्य किसी साधन में। तो पहला ई बुक्स में देखते हैं क्या है। ई बुक्स हमारी ई बुक्स विभिन्न विषयों से संबंधित होती हैं। यह बुक्स पुस्तक प्राप्ति की वेबसाइट पर सदैव उपलब्ध रहती हैं। इन पुस्तकों का उपयोग करके छात्र अपनी आवश्यकता के अनुसार अधिगम सामग्री का चयन कर सकता है। इन पुस्तकों की प्रमुख विशेषता यह है कि प्रत्येक छात्र को घर बैठे ही विभिन्न शैक्षिक सामग्री की उपलब्धता हो जाती है। ई बुक्स का प्रयोग विश्व का कोई भी छात्र कर सकता है। दूसरा है वेब पोर्टल। इससे भी सभी लोग भली भांति परिचित होंगे।
तो वेब पोर्टल क्या है, आइए और इसको विस्तार से समझते हैं। यह एक तरह का संबंध पेज होता है जिसको विभिन्न कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। किसी भी सूचना प्राप्ति के लिए वेबसाइट के वेब पोर्टल पर जाने से उससे जुड़े लिंक पेजों की जानकारी प्राप्त हो जाती है और हम अपनी आवश्यकता अनुसार लिंक पेज खोलकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए चलिए समझते हैं उदाहरण के लिए यदि हमें गूगल का वेब पोर्टल देखना है तो सर्वप्रथम हम गूगल टाइप करेंगे। तत्पश्चात स्क्रीन पर वेब पोर्टल प्रस्तुत होगा जिसमें विभिन्न प्रकार के विकल्प हमारे समक्ष प्रस्तुत होंगे। ये विकल्प स्टॉक, मूल्य, समाचार, सूचनाओं तथा आंकड़ों, ईमेल आदि से संबंधित होते हैं। यदि हमें सूचना संबंधी जानकारी चाहिए तो उस पर आवश्यकता के अनुसार हम क्लिक कर देंगे और जो भी सूचना हमें प्राप्त करनी है उसे डाउनलोड करके प्रिंटर से प्रिंट प्राप्त कर लेंगे। इस तरह अन्य वेबसाइट के भी वेब पोर्टल प्राप्त कर सकते हैं। इसके प्रमुख उदाहरण याहू और गूगल हैं जहां से हमें सूचनाएं प्राप्त होती हैं। प्रश्न नंबर 20, कंप्यूटर नेटवर्क का उद्देश्य क्या है। देखते हैं हम कंप्यूटर नेटवर्क का उद्देश्य क्या है। पहला है आंकड़ों का परस्पर आदान प्रदान करना। दूसरा, विभिन्न प्रयोक्ताओं के कंप्यूटरों को परस्पर जोड़ना। तीसरा है एक कंप्यूटर द्वारा किसी या दूसरे कंप्यूटर को काम सौंपना। चौथा है सहकारी प्रक्रियाओं के लिए दो अथवा दो से अधिक कंप्यूटर सम्मिलित रूप से समस्त संसाधनों का परस्पर उपयोग करना। पांचवा पॉइंट है हमारा विभिन्न कंप्यूटरों से जुड़े यंत्रों युक्तियों का परस्पर संबद्धता के माध्यम से पूर्ण उपयोग करना। छठा है कंप्यूटर द्वारा शाखा या विभागीय नेटवर्क को संचालित करना। सातवां पॉइंट है विभिन्न कंप्यूटरों पर स्थित सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामों को नेटवर्क से जुड़े किसी कंप्यूटर द्वारा प्राप्त करना तथा क्रियान्वयन करना। आठवां पॉइंट है हमारा किसी एक कंप्यूटर द्वारा संसाधित आंकड़ों से प्राप्त परिणामों को दूसरे कंप्यूटर को भेजना। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 21, टेलीविजन में कौन कौन से शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं, लिखिए। तो जब दूरदर्शन शिक्षा संबंधी सूचनाओं का प्रसार करता है और समस्याओं का समाधान करता है तो उसे शैक्षिक दूरदर्शन कहा जाता है। जैसे स्तर को ऊंचा उठाने का कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्वास्थ्य संबंधी ज्ञानवर्धन कार्यक्रम आदि। दूरदर्शन से शिक्षा संबंधी निम्नलिखित कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। जैसे पहला पारिवारिक कार्यक्रम, दूसरा है किशोरों की सुरक्षा संबंधी कार्यक्रम, तीसरा है वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित कार्यक्रम, चौथा है सामान्य ज्ञान से संबंधित कार्यक्रम, पांचवा है भारतीय इतिहास से संबंधित कार्यक्रम, छठा है स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम, सातवां है किसानों की समस्या से संबंधित कार्यक्रम। ये सारे कार्यक्रम हमें दूरदर्शन से प्राप्त हो सकते हैं। आइए देखते हैं अब प्रश्न नंबर 22, ऑनलाइन परीक्षाओं के प्रमुख उद्देश्यों को समझाइए। तो देखते हैं हम, प्रश्न नंबर 22 है हमारा। पहला उद्देश्य है किसी भी ऑनलाइन परीक्षा में भाग लेने से पूर्व छात्र को ऑनलाइन परीक्षा का अभ्यास विभिन्न प्रकार की वेबसाइटों के द्वारा प्राप्त होने पर उसको उस परीक्षा में देने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती।
क्योंकि वह ऑनलाइन परीक्षा संबंधी समस्त गतिविधियों से परिचित हो जाता है। हम सभी ने ऑनलाइन परीक्षाएं दी हैं और अभी भी दे रहे होंगे, तो हम सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर कुछ फ्री होते हैं, कुछ पेड होते हैं, हम लोग एग्ज़ाम्स देते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। तो देखते हैं, इसी को और विस्तार से देखते हैं कि उसके और क्या क्या हमें फ़ायदे होते हैं। दूसरा पॉइंट है, विभिन्न प्रकार की वेबसाइटों के द्वारा छात्र ऑनलाइन परीक्षा अभ्यास भी कर सकता है। विभिन्न प्रकार के मॉडल प्रश्न पत्रों को ऑनलाइन हल करने से उसको इतना अभ्यास हो जाता है कि वह मुख्य परीक्षा में भी कोई कठिनाई अनुभव नहीं करता है। पार्ट नंबर 3, पॉइंट नंबर देखते हैं तीसरा कौन सा है। ऑनलाइन परीक्षा के द्वारा छात्रों को वर्तमान समय में तकनीकी एवं कंप्यूटर का ज्ञान होता है, जो कि वर्तमान समय में प्रत्येक कार्य को संपन्न करने के लिए जरूरी माना जाता है। अतः ऑनलाइन परीक्षा वर्तमान समय की मांग है। चौथा पॉइंट है, ऑनलाइन परीक्षा दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में प्रभावी रूप से कार्य करती है। इसमें दूर दूर क्षेत्रों में फैले हुए छात्र कंप्यूटर के द्वारा अपनी अपनी परीक्षा दे सकते हैं। दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एवं परीक्षा दोनों ही ऑनलाइन संपन्न होती हैं। प्रश्न अब आया है हमारा पॉइंट नंबर 5। ऑनलाइन परीक्षा में प्रश्न आउट होने की समस्या बहुत कम होती है, क्योंकि इसमें किसी भी परीक्षा का प्रश्न पत्र कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक ही समय में कोड का उपयोग कर खोला जाता है। इससे ऑनलाइन परीक्षा में पारदर्शिता एवं स्पष्टता बनी रहती है। प्रश्न नंबर 23, शिक्षा में ई प्रयोगशाला, ई पुस्तकालय तथा ई संग्रहालय का क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिए। तो देखते हैं क्या महत्व है। आज प्राथमिक स्तर पर शिक्षा मनोवैज्ञानिक ई पुस्तकालय तथा ई संग्रहालय के उपयोग के लिए छात्रों को प्रेरित करते हैं। इसके अभाव में रुचिपूर्ण एवं प्रभावी अधिगम संपन्न नहीं किया जा सकता। शिक्षकों को इन नवीन विषय में पूर्व में ही बताया जाता है, अर्थात प्रशिक्षण काल में ही इन उपागमों की उपयोगिता एवं महत्व को बताया जाता है। ई प्रयोगशाला तथा ई पुस्तकालय संग्रहालय के महत्व को निम्न बिंदुओं में विस्तार से समझाया जा सकता है। आइए देखते हैं कौन कौन से हमारे बिंदु हैं। पहला है, छात्र अपने प्रयासों से तथा शिक्षक के मार्गदर्शन से उन समस्त सामग्रियों को प्राप्त करते हैं जिनमें उनकी रुचि होती है। इससे एक और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावशाली रूप में संपन्न होती है, तो दूसरी ओर छात्रों का अधिगम स्तर बढ़ता है। यहाँ को नहीं होगा, यहाँ का होगा। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, ई प्रयोगशाला। ई पुस्तकालय एवं ई संग्रहालय के प्रयोग से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया स्वतंत्र एवं स्वाभाविक रूप से पूर्ण होती है। छात्र पर अध्ययन के लिए कोई नियंत्रण नहीं होता, क्योंकि छात्र अपनी रुचिपूर्ण एवं सरल सामग्री को खोजकर अध्ययन करता है। इसमें उसका शैक्षिक विकास सर्वोत्तम रूप में होता है तथा अधिगम स्तर बढ़ता है। तीसरा पॉइंट है, ई पुस्तकालय। तो ई पुस्तकालय के माध्यम से छात्रों को समय का उपयोग करना सिखाया जाता है। ई पुस्तकालय के द्वारा तरह तरह के पाठ्य सामग्री को तैयार किया जाता है। ई संग्रहालय तथा ई प्रयोगशाला के लाभों को कंप्यूटर के माध्यम से उपयोगी एवं सुलभ बनाया जा सकता है। चौथा पॉइंट, इसके द्वारा छात्र किसी खास विषय की सामग्री को पुस्तकालय में खोज सकते हैं। ई पुस्तकालय के द्वारा समय की बचत होती है, व्यय भी कम होता है। ई पुस्तकालय तथा ई प्रयोगशाला में सभी साधन उपलब्ध होने का लाभ छात्र उठा सकते हैं और वह उठाते भी हैं। छात्र पुस्तकालय में विषय
की शिक्षण सामग्री को कंप्यूटर के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का विषय हो, कोई भी आप विशेष विषय लेकर के चलेंगे तो उसकी भी सामग्री आपको आसानी से मिल सकती है। प्रश्न नंबर 24, हब क्या है? तो उपग्रह संचार व्यवस्था में डाटा संप्रेषण के लिए पृथ्वी पर जिसे धुरी माना जाता है उसे हब कहते हैं। राष्ट्रीय हब से पूरे डाटा के प्रयोजनार्थ कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं, जबकि राज्य हब से संबंधित राज्य के पाठ्यक्रम व स्थानीयता के आधार पर राज्य की भाषा में कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 25, शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु कंप्यूटर प्रयोग किन किन रूपों में किया जाता है? तो देखते हैं, शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु कंप्यूटर का प्रयोग निम्नलिखित रूपों में किया जाता है। पहला है कक्षा शिक्षण परिदृश्य निर्माण, दूसरा है ग्राफिक्स निर्माण, तीसरा है कार्टून मूवी निर्माण, चौथा है सूचना का विश्लेषण, पांचवा है इंटरनेट द्वारा सूचनाएं व जानकारी प्राप्त करना, और छठा है हमारा ईमेल। प्रश्न नंबर 26, सूचना किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है विभिन्न जगहों से प्राप्त शाब्दिक, सांकेतिक, आंकिक अथवा चित्रात्मक आंकड़ों या तथ्यों को जब हम सार्थक व उद्देश्यपूर्ण ढंग से व्यवस्थित करते हैं तो इसे सूचना कहते हैं। सूचनाएं हमें किन किन माध्यमों से प्राप्त होती हैं, यह है हमारा आज का प्रश्न नंबर 27। तो सूचनाएं हमें व्यक्तियों से, समाचार पत्र से, पत्रिकाओं से, रेडियो से, मोबाइल से, टेलीविज़न से एवं इंटरनेट से आदि माध्यमों से प्राप्त होती हैं। प्रश्न नंबर 28, संचार प्रौद्योगिकी क्या है? तो यह दो शब्दों से मिलकर बना है, संचार प्लस प्रौद्योगिकी। तो सूचनाओं को विज्ञान के व्यावहारिक व प्रायोगिक विधि द्वारा सार्थक ढंग से फैलाना ही संचार प्रौद्योगिकी है। प्रश्न नंबर 29, संचार प्रौद्योगिकी के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं? तो आइए देखते हैं विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। पहला है मौखिक अभिव्यक्ति, दूसरा है मुद्रित प्रणाली, तीसरा है रेडियो प्रसारण, चौथा है दूरदर्शन, पांचवा है इंटरनेट। प्रश्न नंबर 30, कंप्यूटर के लिए विकसित किन्हीं 3 प्रोग्राम का नाम बताइए। तो देखते हैं किन्हीं 3 प्रोग्राम का नाम, और ये सब हमें नाम पता होंगे, हम सब ने ये यूज़ करे होंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रोग्राम हैं। पहला है हमारा MS वर्ड। कंप्यूटर के इस प्रोग्राम के अंतर्गत नई फाइल बनाना और सुरक्षित रखना सरल होता है। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति पत्र लेखन, निबंध लेखन, पुस्तक निर्माण आदि कार्य कर सकता है। दूसरा पॉइंट है MS एक्सेल। यह प्रोग्राम तुलनात्मक अध्ययन, सारणीय तथा ग्राफिक प्रस्तुतिकरण के लिए उपयोग में लाया जाता है। तीसरा है हमारा पावर पॉइंट। पावर पॉइंट के द्वारा विभिन्न कार्य किया जाता है, जैसे प्रेजेंटेशन स्लाइड्स बनाने में, आउटलाइन नोट्स बनाने में, पारदर्शिकाओं का निर्माण आदि, इन सब में पावर पॉइंट का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 31, इंटरनेट क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए। इसका भी उत्तर हम सभी को बहुत ही अच्छे से पता होगा, क्योंकि हम सब रोज़ अपनी ज़िंदगी में मोबाइल में, कंप्यूटर में या टैबलेट में इंटरनेट
उपयोग करते हैं और आप हमारा ये वीडियो देख पा रहे हैं, यह भी इंटरनेट के माध्यम से ही देख पा रहे हैं। तो देखते हैं, इसको थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। इंटरनेट क्या है? इसे हिंदी में कंप्यूटर संजाल कहते हैं। दो या दो से अधिक कंप्यूटर को जोड़कर एक कंप्यूटर पर उपलब्ध सूचनाओं का प्रयोग अन्य जुड़े कंप्यूटर पर करने एवं एक कंप्यूटर की सूचना अन्य कंप्यूटर पर भेजने को या भेजने की व्यवस्था ही इंटरनेट है। यहाँ पर भेजने की आएगा। यह संचार प्रौद्योगिकी का एक प्रकार है और इसकी विशेषताएं देखते हैं। अब हम यह प्रत्येक व्यक्ति को उसकी डिवाइस की सहायता से आपस में जोड़ देता है। इसके कारण दुनिया के किसी भी व्यक्ति से संपर्क बनाया जा सकता है। इंटरनेट की वजह से डिजिटल लेन देन संभव हो पाया है। प्रश्न नंबर 32, सूचनाओं का स्वरूप बताइए। तो देखते हैं सूचनाओं का स्वरूप क्या होता है। पहला है परिमाणात्मक, दूसरा है गुणात्मक, तीसरा है आकारात्मक, चौथा है विषयात्मक, पांचवा है अवधारणात्मक। तो ये सारे हमारे सूचनाओं के स्वरूप हैं, परिमाणात्मक से लेकर के अवधारणात्मक तक। प्रश्न नंबर 33, शैक्षिक प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं? तो SS कुलकर्णी के अनुसार प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान के आविष्कारों तथा नियमों की शिक्षा की प्रक्रिया में प्रयोग को ही शैक्षिक प्रौद्योगिकी कहा जाता है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी द्वारा अल्प समय में अधिक से अधिक शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। प्रश्न नंबर 34, शैक्षिक प्रौद्योगिकी के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं? तो देखते हैं हम विभिन्न रूप कौन कौन से हैं। पहला है शिक्षण तकनीकी, दूसरा है अनुदेशन तकनीकी, तीसरा है व्यवहार तकनीकी और चौथा है अनुदेशन प्रारूप। प्रश्न नंबर 35, शिक्षण मशीन क्या है? यह कितने प्रकार का होता है? शिक्षण मशीन एक यांत्रिक विद्युत युक्ति है। यह शिक्षण प्रकरण को पूर्व निश्चित क्रम में प्रस्तुत करती है। इसमें छात्रों को प्रश्नों के उत्तर देने के अवसर दिए जाते हैं और उसे तत्काल प्रतिपुष्टि प्रदान की जाती है। यह मशीन दो प्रकार की होती है, उचित उत्तर युक्त मशीन और बहु उत्तर युक्त मशीन। प्रश्न नंबर 36, जादुई लैटर्न क्या है? तो जादुई लैटर्न एक चित्र प्रदर्शक उपकरण है। इसकी सहायता से छोटे चित्रों को बड़े पर्दे पर दिखाया जा सकता है। इन चित्रों को सभी प्रतिभागी एक साथ देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 37, टेप रिकॉर्डर क्या है? यह कितने प्रकार का होता है? तो देखते हैं उत्तर क्या है इसका। टेप रिकॉर्डर एक यांत्रिक यंत्र है। टेप रिकॉर्डर का उपयोग शिक्षक विभिन्न जानवरों तथा पक्षियों की बोली, विभिन्न विशेषज्ञों से संबंधित विषयों पर भाषण आदि को टेप करके उन्हें छात्रों के सम्मुख आवश्यकता अनुसार प्रस्तुत कर सकते हैं। यह दो प्रकार का होता है, टेबल मॉडल और पोर्टेबल मॉडल।